ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी होती है, जो कि एक वुल्फ क्वीन है। वो अपने सारे लोगों को बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स का ही यूज कर लेती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से गायब हो जाती है। उसे लगता है कि वो अब मर जाएगी, पर फिर उसकी सोल एक ह्यूमन लड़की की बॉडी में इंटर करती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक छोटी बच्ची उसे चिल्लाकर आवाज दे रही होती है कि मम्मी मुझे इन लोगों से बचाओ। तभी फिर सूजी के माइंड में इस लड़की की सारी मेमोरी आने लगती है और फिर उसे पता लगता है कि वो जिस लड़की की बॉडी के अंदर रीबॉर्न हुई है, असल में वो बहुत ज़्यादा बेचारी लड़की है। उसके पेरेंट्स की मौत जब कार एक्सीडेंट में हो गई तो उसके बाद से उसके अंकल आंटी उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। वो लोग उससे काम भी करवाते हैं और उसे मारते पीटते भी रहते हैं, और इवन उसकी मॉम डैड की फैमिली प्रॉपर्टी भी उन लोगों ने ही छीन ली है। और एक दिन उन लोगों ने उसे एक ओल्ड मैन को बेच दिए और उसे रख दे दिए। पर सूजी वहां से उस दिन उस ओल्ड मैन से बचते हुए भाग जाती है। अब यहाँ पर सारी मेमोरी का फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी देख रही होती है कि इस ओरिजिनल ओनर की जो बेटी है, उसके अंकल आंटी यहाँ पर उसे उसके ज़रिए फोर्स करना चाहते हैं ताकि वो दोबारा शादी करे और वो लोग उसकी ब्राइड प्राइस के पैसे ले सके। फिर सूजी यहाँ पर अपनी इस बेटी को बचाने के लिए अपने अंकल आंटी के पास पहुंच जाती है, तो वो लोग उसे देखकर शॉक होते हैं कि तुम अभी तक मरी नहीं। सूजी सोच रही होती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो जब अपने सारे लोगों को बचाने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करेगी तो वो जिंदा बच जाएगी। उसे लगा था कि शायद अब उसकी सोल खत्म होने वाली है, पर अब वो एक ह्यूमन लड़की की बॉडी के अंदर आ गई है। वो यहाँ पर अपनी उस आंटी से कह देती है कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। तो उसकी आंटी गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है मैंने जोर से नहीं मारी थी, तो इस बार तुम्हें अच्छे से मारना पड़ेगा। तो सूजी यहाँ पर इन्हें एक थप्पड़ लगाती है और उनके दांत निकल के गिर जाते हैं। तो फिर वो चिल्लाने लगती है कि इस लड़की को मारो। तो सूजी के अंकल फिर उसे मारने आ जाते हैं, पर वो एक स्क्रैच में उनका वेपन तोड़ देती है और उन्हें गिराकर फिर उनके ऊपर पैर रख देती है। तो अंकल फिर डर जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तो तुम मुझे कैसे मार सकती हो, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। सूजी कहती है कि अब जो बात करना है वो तुम लोग जाकर किंग ऑफ हेल से करना। और फिर वो यहाँ अपनी पावर्स का यूज़ कर रही होती है इन लोगों को मारने के लिए, पर उसकी बॉडी तभी इतनी वीक पड़ जाती है कि वो अपनी पूरी पावर्स यूज़ नहीं कर पाती। तो फिर वो इन लोग को धमकी दे देती है कि ठीक है मैं तुम लोग को जाने दे रही हूँ, निकलो यहाँ से। तो फिर वो दोनों उठकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। फिर सूजी की बेटी शाह उसकी तारीफ करने लगती है कि मम्मी आप तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो। तभी सूजी यहाँ पर उससे अपनी उंगली से टच करती है और कहने लगती है कि तुम ह्यूमन बेबीज़ की इतने ज़्यादा नाजुक होते हो, हमारे वुल्फ क्लैन के बच्चे तो इतने छोटे में हंटिंग करने पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े काम कर लेते हैं। तो शॉ कहती है कि मम्मी आप क्या बोल रही हो, फाइट करना लॉ के खिलाफ होता है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सूजी को किसी वुल्फ की स्मेल आने लगती है, तो वो सोचती है कि उसे देखने जाना होगा कि वो कौन है। वो शॉ से कहती है कि तुम घर पे ही रहो और मम्मी का इंतज़ार करना, मम्मी जल्दी आएगी। और तुरंत ही फिर सूजी यहाँ से गायब हो जाती है। तो शॉ को भी शौक लगता है कि वो कैसे चली गई। फिर हम हमारे मेल लीड जियांग को देखते हैं, जिसके अंदर वुल्फ की सारी पावर्स है। वो यहाँ टब में अपना रिचुअल प्रोसेस कर रहा होता है, अपना ब्लड पानी में डालकर खुद को रिलीफ दिलाने के लिए। असल में 1000 ईयर पहले की उसे भी ये स्टोरी पता है कि जो वुल्फ क्वीन थी उसने कैसे सारे लोगों की जान बचाई थी, जिसके बाद फिर सारे लोग उसकी वजह से ठीक हो गए। वो इस स्टोरी के बारे में अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें इस पर यकीन है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे नहीं पता। तो शेन कहता है कि सही बात है, जब मुझे भी नहीं पता है तो तुम्हें कैसे पता होगा। जियांग अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि क्या वो 5 साल पहले वाली लड़की के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी तक नहीं मिली। फिर इतने में जियांग के ऊपर वो वुल्फ की पावर का असर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है, तो उसका असिस्टेंट तुरंत ही फिर हेल्प के लिए बुलाने जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर पहुँच जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि उसकी असली पावर इस दुनिया में भी काम करेगी। यहाँ पर वो ऐसे गायब होकर अंदर पहुँच जाती है कि गार्ड्स को भी पता नहीं लग पाता। जैसे ही सूजी फिर यहाँ जियांग के पास पहुँचती है तो उससे कहने लगती है कि ह्यूमन लड़के तुम्हारे अंदर वुल्फ क्लैन की पावर है। तो यहाँ पर जियांग शॉक हो जाता है कि ये तुम्हें कैसे पता। यहाँ पर वो अपने तलवार से फिर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, पर सूजी तुरंत ही अपनी पावर की मदद से उसे रोक देती है और वो शॉक हो जाता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल उसे वो 5 साल पहले वाली लड़की की तरह क्यों एहसास दिला रही है। और फिर वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी जो उस दिन ड्रग के नशे में थी तो उसने जियांग के साथ ही नाइट स्पेंड करी थी। सूजी जब अपने पावर्स का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ कर लेती है तो वो वीक पड़ जाती है और जियांग के साथ टब में गिर जाती है और वो समझ जाती है कि वो इतनी जल्दी सारी पावर्स को नहीं ले सकती है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी बहुत ही वीक है, तो वो धीरे धीरे करके ही अपनी पावर को ले पाएगी।
यहाँ पर सूजी फिर उसे ऐसे टच करके रखी होती है तो जियांग कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ मुझे सेड्यूस करने आई हुई हो। इतने में यहाँ पर जियांग की ग्रैंडमा पहुंच जाती है और वो इन लोग को देखकर कहने लगती है कि यहाँ पर कौन सा शर्मनाक काम हो रहा है। जिसके बाद फिर वो इन दोनों को डांटने के लिए बाहर बुला लेती है और कहती होती है कि जियांग तुम्हारी शादी तय है शेन फैमिली में और तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये हरकत अच्छी नहीं है। तो कहता है कि ग्रैंडमा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है, आप फिक्र मत करो मैं इस चीज़ को हैंडल करता हूँ। तो ग्रैंडमा चिल्लाकर कह देती है कि हमारी फैमिली में हर मैन सिर्फ एक ही वुमेन के साथ कमिटेड रहता है, समझ गए। और मैंने देख चुकी हूँ कि तुम दोनों हॉट स्प्रिंग में क्या क्या नहीं कर रहे थे, इसलिए आज तुम्हें मुझे एक एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा। तो फिर जियांग सूजी से कहता है कि आखिर इसमें तुम्हारी रेपुटेशन का भी तो सवाल है, तो तुम भी कुछ बोलो। सूजी मन में सोचती है कि वैसे भी ह्यूमन कपल्स साथ में रहते और ये बहुत ही अच्छा मुझे बहाना मिल जाएगा इसके साथ रहकर धीरे धीरे इसकी पावर्स लेने का, और ऐसे ही फिर धीरे धीरे मैं अपनी सारी वुल्फ वाली पावर्स इसे खींच लूंगी। फिर यहाँ पर सूजी जियांग के ऊपर हाथ रखकर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि लिटिल गर्ल मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरा मेल है, और तुम जो भी कह रही थी ना कि हम दोनों वो काम कर रहे थे तो वो सच बात है, हम वही कर रहे थे, लेकिन फिक्र मत करो ये मेरा पर्सन है तो मैं इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम किसे लिटिल गर्ल कह रही हो, तो सूजी कहती है कि आपको। और वो मन में सोच रही होती है कि मैं तो पूरी 1000 ईयर की वुल्फ क्वीन हूँ, तो मेरे सामने तो बस ये 60 ईयर की लिटिल ह्यूमन गर्ल ही है, लेकिन आखिर ये मुझे ये सुनने के बाद ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही है। जियांग सूजी से कहता है कि सच मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा भी बोल सकती हो। तब यहाँ फिर सूजी जियांग को स्लो से समझाने लगती है कि तुम्हारी जो पैर डिसेबल हुए ना वो इस वजह से क्योंकि तुम अपने वुल्फ पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और इसी वजह से हर फुल मून वाले टाइम पर तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा टेरिबल हो जाती है। और मुझे पता है कि हॉट स्प्रिंग में बैठने के बाद ही फिर तुम थोड़ा रिलीफ पाते हो, तो अगर अब तुम मेरी बात सुनोगे और हमारे रिलेशनशिप को एडमिट कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे पैर को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तुम्हें पूरी तरीके से दर्द से छुटकारा दिला दूंगी। तो क्या बोलते हो। जियांग शौक होता है कि इस लड़की को मेरा सीक्रेट पता है, चलो जाने दो अभी मान लेता हूँ, बाद में इसके बारे में धीरे धीरे पता लगाऊंगा। फिर जियांग यहाँ पर सूजी को पकड़ के अपनी ग्रैंडमा से कह देता है कि हाँ ग्रैंडमा हम दोनों ने तो मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। तो ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि पहले तुम शेन फैमिली में शादी के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन अब तुमने फाइनली शादी कर लियो तो कितनी अच्छी बात है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और सूजी से भी कह देती है कि कल वो जियांग के साथ यहाँ घर में शिफ्ट हो जाए। और फिर नेक्स्ट डे सूजी और जियांग सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और यहाँ कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ भी इन दोनों का सर्टिफिकेट देखकर इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता है। तभी सूजी कहने लग जाती है कि ह्यूमंस का तो कितना बेकार है, यहाँ पर साथ रहना हो तो क्या ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर पूरी ज़िंदगी के लिए साथ रहना पड़ेगा। हमारे में तो ऐसा होता है कि कोई भी पसंद आ जाए तो बस उसे साथ लेकर घर जाओ। तो जियांग सूजी से ये चीज़ क्लियर करता है कि मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कराऊँ क्योंकि तुम मेरे पैर ठीक करने वाली हो और तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है। अगर तुम अपने बात से पलटी और तुम मुझे ठीक नहीं कर पाई तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही बुरा होगा। सूजी उसे क्लियर करती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कभी अपने बात से नहीं पलटती हूँ, मैं बस एक बार तुम्हारे साथ रहने लग जाऊंगी तो तुम्हारे पैर को ठीक कर दूंगी। फिर सूजियाँ जियांग को समझा देती है कि अभी मैं अपने घर जा रही हूँ अपनी बेटी को लाने के लिए, तो तुम घर पे अच्छे से मेरा इंतजार करना, मैं पहुँच जाऊंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपनी बेटी शाओ को लेकर यहाँ जियांग के विला में रहने के लिए आ जाती है और शाओ इतना बड़ा घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मम्मी क्या आपने किसी रिच बंदे को फंसाई हो। तो सूजी कहने लगती है कि सच में ह्यूमंस की लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ही अजीब होती है। वो अपनी बेटी शाओ को समझाती है कि मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे फंसाया है। तो ये सुनकर फिर मेरी यहाँ उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम जैसी गरीब लड़की आखिर हमारी फैमिली के यंग मास्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। सूजी कहती है कि क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। तो फिर मेरी उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम जैसी लड़की जिसने अमीर लड़की को फंसाई ताकि अच्छी लाइफ जी सके और ऊपर से एक बर्डन को भी लेकर आई है, देखना जल्द ही तुम दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तभी सूजी इस मेट का गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाते हुए उसे समझा देती है कि दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी रूड बातें ना सुनूं, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मेड उसकी बात मान जाती है। फिर सूजियाँ उससे पूछ लेती है कि जियांग का रूम कहाँ पर है, तो मेड उसे बता देती है। तो सूजी वहीं पर ही जाने लगती है। मेड उसे रोकने लगती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती, वो तो यंग मास्टर का रूम है ना, तो तुम उनके साथ नहीं रह सकती हो। सूजी उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि इसे अच्छे से देख लो, अब मेरे पास पूरे यहाँ पर हक है उसके रूम में रहने का। तो मेड उसे जाने दे देती है। यहाँ पर फिर सूजी कहती है कि मेरी बेटी के लिए उसके न्यू रूम का इंतज़ाम करो और वो अपना जियांग के रूम में चली जाती है।
और फिर श्याओ यहाँ अपने रूम में आकर तो बड़ी खुश हो रही होती है और ये मेड उसका बैग उसके रूम तक लेकर आती है और कहने लगती है कि सच में तुम्हारी मॉम तो कितनी बेकार है, उन्हें तुम्हारी कोई नहीं पड़ी, वो तो उल्टा यंग मास्टर को फंसाने के लिए गई है। तो श्याओ चिल्लाती है कि आप मेरी मम्मी के बारे में दोबारा ऐसा नहीं बोल सकती हो, मैं बहुत ही अच्छी बच्ची हूँ, मैं बिल्कुल भी अपने मम्मी और डैडी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी उनका बॉन्डिंग टाइम ख़राब करने के लिए। और शाह फिर मन में सोच रही होती है कि ये जगह कितनी अच्छी है, अब बस मुझे अपने इस न्यू डैडी के साथ अच्छे से अपना रिलेशन बनाना होगा ताकि मम्मी फिर आराम से यहाँ पे रह सके और उन्हें दोबारा फूड डिलीवरी का काम करके इतनी मेहनत ना करना पड़े, मम्मी ने ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी है। फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग जब घर पे आता है तो वो सूजी को अपने रूम में देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो, बाहर जाओ। तो फिर वो कहती है कि तुम ह्यूमन कपल्स भी तो साथ में ही रहते हैं ना और तुम लोगों के लिए तो ये नॉर्मल है ना। सूजी से कहती है कि और हाँ, तुम जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो ना ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, देखो तुम मेरी ह्यूमन मेल हो और मैं तुम्हारी फीमेल पार्टनर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे अच्छे से पेश आना होगा और मुझे प्लीज़ करना होगा, समझ गए। जियांग कहता है कि पहले जाकर तुम अपने कपड़े पहनो। तो सूजी पूछती है कि क्या हुआ, तुम शाय हो रहे हो। तो कहता है कि मैं क्यों शाय होऊंगा, मजाक मत करो। तो कहती है कि ठीक है शाय नहीं हो तो हम लोग अपना मेन काम पर आते हैं। और फिर सूजी जियांग को उसके व्हील चेयर पे से उठाकर उसे बैग पे लिटा देती है तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और इमेजिनेशन में चला जाता है कि वो उसे फोर्स करने वाली है। तब यहाँ पर वो कह देता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर सूजी यहाँ पर उसके पैर पे मसाज देते हुए उसकी पावर्स को अपने अंदर ले रही होती है और उसे ठीक करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर चुकी होती है। यहाँ पर जियांग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो वो चिल्ला रहा होता है और बाहर मेड यहाँ क्लीनिंग करते हुए जियांग की आवाज़ें सुनने लग जाती है तो उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सूजी रूम से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि कल रात तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और वैसे तो काफ़ी पावर्स मुझे मिल चुकी है। तभी यहाँ पर शाह आती है और कहने लगती है कि मम्मी आप जाग गई। तभी मेड इन लोग को देख रही होती है और वो सोचने लगती है कि यंग मास्टर अभी तक रूम से बाहर नहीं है, लगता है वो कल रात बहुत थक गए होंगे, सच में वो इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, फिर तो मुझे भी इससे बना के रखना होगा, मैं इससे पंगे नहीं ले सकती हूँ। वो सूजी को अच्छे से बैठने बोल देती है और कहती है कि आप अपना ब्रेकफास्ट करो मैडम। तो सूजी ये ब्रेकफास्ट देकर कहती है कि क्या मीट नहीं है। तो मेड फिर उसके लिए एक प्लेट मीट लेकर आती है जो कि सूजी के बार में जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती है। ये देखकर मेड और यहाँ शाओ भी शौक रह जाते हैं। फिर सूजी कहती है कि क्या और नहीं है, जाओ मेरे लिए और भी लेकर आओ। तो मेड उससे पूछने लग जाती है कि क्या सच में आप इतना सारा खा पाओगी। तभी इतने में यहाँ पर जियांग आता है और कहता है कि जैसा वो कह रही है वैसे ही करो। तो मेड तुरंत ही लाने के लिए चली जाती है और यहाँ पर जियांग को देखकर शाओ उसके पास आती है और कहती है कि आप ही मेरे न्यू डैडी हो। वो कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ही अच्छी बच्ची हूँ और मैं बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगी। तो जियांग सोच रहा होता है कि ये तो कितनी ज़्यादा गुस्से वाली है और एकदम अजीब है, लेकिन इसने कितनी अच्छी सेंसिबल बच्ची पाली है। तभी इतने में फिर मेड से यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी मीट के डिशेस लेकर आ जाती है और फिर सूजी यहाँ पर ये सारे खाने को इतनी जल्दी जल्दी खाने लग जाती है और ख़त्म कर देती है। तो शाह भी शौक हो जाती है कि मम्मी को क्या हो गया है। फिर इतने में जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और वो बताने लगता है कि बॉस अभी आपको कंपनी चलना होगा। तो जियांग कहता है कि हाँ चलो। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि मुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा। वो कहती है कि ह्यूमन मेल मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो यहाँ पर फिर शाह पूछने लगती है कि मम्मी आप तो मुझे किंडरगार्टन लेके चलने वाली थी ना। सूजी कहती है कि सच में ह्यूमंस की लाइफ कितनी ही ज़्यादा मुश्किल है। वो यहाँ पर फिर मेड को ऑर्डर देती है कि इसे तुम स्कूल लेकर जाओगी और वो अपना जियांग के साथ चली जाती है। ये लोग जब कंपनी के बाहर पहुंचते हैं तो सूजी कार से बाहर निकलती है और सोचती है कि ये मेटल की चीज़ भी कितनी अजीब है, इतना टाइम लग गया हमें पहुंचने में, बस मुझे मेरी पावर पूरी मिल गई होती तो मैं तो बस उड़ के यहाँ पे पहुंच जाती। फिर वो तुरंत यहाँ पर जियांग को उठाकर व्हील चेयर के पास लेके जा रही होती है तो वो कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि अब इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें उठा रही हूँ। यहाँ पर सारे गार्ड्स तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर सूजी तो जियांग को उसकी व्हील चेयर पर बैठा देती है। फिर जब जियांग यहाँ अपनी कंपनी में आता है तो सारे एम्प्लॉयज़ उसे लाइन से खड़े होकर ग्रीट कर रहे होते हैं और सूजी यहाँ पर जियांग के साथ साथ चलते हुए पूरी कंपनी को देख रही होती है और सोच रही होती है कि यानी ये यहाँ पे काम करता है, ह्यूमंस की लाइफ कितनी अलग है, ऐसा वर्ल्ड में पहली बार देख रही हूँ। तभी सारे एम्प्लॉयज़ उसे देख रहे होते हैं और सोचने लगते हैं कि आज तक मिस्टर जियांग किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेते और ये कौन लड़की है जो उनके साथ घूम रही है। फिर दूसरी ओर हम जियांग की फियांसी लिन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ कोई कैफे में गई होती है और तभी उसे कॉल आ जाती है कि जियांग ने किसी लड़की को अपने साथ कंपनी लेकर आया। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो बहुत गुस्सा होती है। फिर हम देखते हैं कि सूजियाँ जियांग के ऑफिस में आके बैठ जाती है और असिस्टेंट उसे कॉफ़ी ला कर दे देता है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और सोचती है
कि मैंने सुनी हूँ कि इस फ़ोन से बहुत कुछ जानने को मिल सकता है और इसके मदद से इस वर्ल्ड के बारे में मुझे और पता लगेगा। वैसे भी जितनी मेमोरी मुझे पता लगी वो लिमिटेड है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिल गया है कुछ सीखने के लिए। वो शॉर्ट वीडियोस देखने लग जाती है और हैंडसम लड़कों को देखकर खुश हो रही होती है कि ह्यूमन वर्ल्ड के मेल को फीमेल को अट्रैक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। अभी तो मैं यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और वो सूजी से कहने लगती है कि तुम ही वो लड़की हो जिसे जियांग ने यहाँ पर लेकर आया है। सूजी उसकी बातें सुनी नहीं रही होती है, तो वो उसका फ़ोन लेने की कोशिश करती है, पर सूजी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ले ही नहीं पाती। तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है जियांग ने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया तो वो तुम्हें पसंद करता है? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा है। सूजी फिर लिन को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। तो लिन उसे डर के कहती है कि तुम करने क्या चाहती हो। सूजी कहती है कि क्या तुम जियांग को पसंद करती हो। तो लिन कहती है कि हाँ, इसलिए तुम सेंसिबल हो जाओ और उससे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सूजी कहती है कि बताओ तुम मेरा क्या कर लोगी। तो लिन फिर चाय उठाकर उसके ऊपर फेंकने वाली होती है, तो सूजी तुरंत ही अपने मैजिक पावर से वो चाय उसकी तरफ ही गिरा देती है। तो लिन और उसके फ्रेंड दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी आंखें भी अभी ग्रीन हुई थी। सूजी कहती है कि ठीक है, अब तुम लोग को पता लग ही गया है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो मैं बताती हूँ मॉन्स्टर क्या करते हैं। वो दूसरों को चुप कराने के लिए उन्हें मार देते हैं, और फिर सूजी यहाँ पर उसके ऊपर अपनी पावर्स यूज़ करने लगती है। तो इस बारे में फिर जियांग को पता लग जाता है और वो यहाँ पहुँच तुरंत ही सूजी को रोकता है। तो लिन जल्दी से भागकर यहाँ जियांग के पास आ जाती है और उसे सूजी के बारे में बताने लगती है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो यहाँ पर फिर जियांग उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, जाओ यहाँ से। तो फिर लिन अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। सूजी यहाँ जियांग के पास आती है और उससे कहती है कि लगता है लड़कियों के बीच में तुम तो बड़े पॉपुलर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे मेल पार्टनर हो, तो तुम मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकते, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर लिन जब यहाँ से बाहर जाती है तो अपनी फ्रेंड की मदद से सूजी के बारे में पता करवा लेती है, और उसे पता लग जाता है कि सूजी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसके मॉम डैड भी अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके अंकल आंटी उससे सब कुछ उसका लूट चुके हैं। तो लिन प्लानिंग कर रही होती है कि जब उसके अंकल आंटी को पता लगेगा कि सूजी ने इतना अमीर बंदा फंसाई है, तो वो लोग यहाँ पैसे लेने के लिए ज़रूर आ जाएंगे, और फिर ऐसे जियांग को पता लग जाएगा कि वो कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है, तो वो खुद ही उसे छोड़ देगा। तो अब सबसे पहले मुझे उसके अंकल को कांटेक्ट करना है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि सूजी के अंकल और आंटी अपनी बेटी के साथ मिलकर यहाँ पर सूजी के खिलाफ ही बातें कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो इतनी बदल गई है, अब वो लोग उससे और पैसे कैसे लूटेंगे। इतने में फिर इन लोगों को लिन की कॉल आ जाती है और वो सब बता देती है, जिसके बाद फिर ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि सूजी ने इतने अमीर बंदे मिस्टर जियांग को फंसाई हुई है, तो अब हम जाकर उससे पैसे लेंगे। और फिर ये अंकल आंटी यहाँ कंपनी पहुंच जाते, तो सूजी उन लोगों से कहती है कि लगता है लास्ट टाइम तुम लोगों ने ज़्यादा मार नहीं खाए थे, इसलिए इतनी हिम्मत बढ़ गई कि यहाँ पर फिर आ गए हो। तो यहाँ पर उसकी आंटी जल्दी से नीचे बैठकर रोने धोने के हंगामे करने लग जाती है और सभी को बताने लगती है कि कैसे उसके मॉम डैड के मरने के बाद उसकी अंकल आंटी ने उसे पाले, और वो है कि इतनी अनग्रेटफुल हो गई है, उसकी अब एक अमीर फैमिली में शादी होने जा रही है, तो वो उन लोगों को भूल गई है कि उन लोगों ने कैसे उसे पाले थे। यहाँ पर उसके अंकल आंटी और यहाँ पर उनकी बेटी भी मिलकर यही सब कही जा रही होती है और सूजी के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो जो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ है वो ये सब सुनने के बाद सूजी के बारे में बुरी बुरी चीज़ें कहने लगते हैं, ये सच में कितनी बेकार लड़की है, आखिर कोई इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर सूजी सभी के सामने इन लोगों को चिल्लाती है कि क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। वो बताती है कि खाने को वो लोग कैसे उसे लेफ्ट ओवर्स दिया करते थे, और उसके मॉम डैड के मरने के बाद उन लोगों ने उसके मॉम डैड की प्रॉपर्टी भी उससे छीन ली। ऊपर से वो लोग उससे सिर्फ काम ही करवाते हैं और उसके सारे पैसे भी उससे ले लेते हैं। और रही बात उसे पालने की, तो उसकी जो स्टडी का खर्चा था वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स करके उसने पे करी थी। फिर जब ये सारी चीज़ें सारे एम्प्लॉयज़ को पता लगती है, तो वो लोग फिर कहते हैं कि सच में हमने तो इसे गलत समझ लिए थे, यही लोग कितने बड़े मॉन्स्टर हैं जो किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो सूजी की कज़िन याओ यहाँ पर आगे बढ़ती है और उसे कहने लगती है कि मेरे मॉम डैड ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें पाला है ना, तो उसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल तो होना ही पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पर सूजी को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो सीधा इसे थप्पड़ लगाती है और फिर अपनी आंटी को भी एक थप्पड़ लगा देती है। तो ये लोग तो यहाँ पर सारे लोगों से कहने लगते हैं कि देख लो ये कितनी अनग्रेटफुल है। इतने में यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है, तो उसे देखकर सूजी की कजिन याओ तो शॉक रह जाती है कि ये मिस्टर जियांग तो कितना हैंडसम है। फिर वो उसके सामने नाटक करते हुए कहती है कि मिस्टर जियांग ये सच में अनग्रेटफुल लड़की है, हम इसके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। तब यहाँ पर जियांग तो सूजी का साथ देने लगता है और वो कहता है कि तुम लोग इतनी ईजिली बचोगे नहीं, अब तो पुलिस ही तुम लोग के बारे में सब इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस यहाँ पर अब आती होगी। तो सूजी समझ जाती है कि जियांग उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो उसे कहने लग जाती है कि ह्यूमन मेल तुम इतने भी बुरे नहीं हो,
जियांग कहता है कि अब तुम्हारा ह्यूमन मेल ये वर्ड यूज़ करना मना है, हाँ ये मत यूज़ करा करो। सूजी के अंकल आंटी आपस में अपनी बेटी के साथ डिस्कस करने लगते हैं कि हम चुपचाप सभी चले जाते हैं, हम मिस्टर जियांग से पंगा नहीं ले सकते। तभी यहाँ पर याओ आगे आती है और कहने लगती है कि मिस्टर जियांग आप इस लड़की की जाल में फंस मत जाओ, ये बहुत ही बेकार लड़की है, इसने ऑलरेडी किसी के साथ नाइट भी स्पेंड कर चुकी है। आपको मैं सच बता रही हूँ, 5 साल पहले ही इसने यूनथिंग होटल जाकर किसी ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करी थी। ये सुनकर जियांग तो शॉक रह जाता है कि 5 साल पहले और वो भी सेम होटल। तो वो सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। सूजी फिर जियांग से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो फिर वो सोचने लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, वो लड़की तो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट थी, तो ये वो थोड़ी ना हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। और फिर जियांग याओ से कह देता है कि 5 साल पहले चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अभी तो सूजी मेरी वाइफ है ना, तो मैं किसी को भी उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने नहीं दूंगा। तो ये याओ और उसके मॉम डैड फिर गुस्से में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे सूजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे देता है कि कैसे 5 साल पहले उसकी फैमिली ने उसे ब्राइड प्राइस के लिए किसी माफिया ग्रुप के लीडर मिस्टर हुओ को बेच दिए थे। तो फिर यहाँ पर ये लोग शक कर रहे होते हैं कि यानी सूजी का जो बच्चा है वो उसी मैन का होगा। ये सब असिस्टेंट कह रहा होता है और कहने लगता है कि ज़रूर मिस सूजी आपके पास प्रोटेक्शन के लिए आई होंगी। तो जियांग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि सूजी के मॉम डैड उसी माफिया ग्रुप के लीडर मिस्टर हुओ के पास पहुंच जाते हैं और उसे सूजी के खिलाफ प्रोवोक करने लग जाते हैं कि सूजी तो उसे बिल्कुल भी कुछ मानती ही नहीं है और उसे एक अमीर बंदा मिल गया है जिसके पास अब वो रहने लग गई है। तो फिर इस मिस्टर हुओ को गुस्सा आ रही होती है और यहाँ पर याओ सोच में होती है कि बस अब सूजी तुम बचने वाली नहीं हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग ने अपने असिस्टेंट को भेजकर सूजी और उसकी बेटी शाओ के लिए बहुत सारी ड्रेसेस को भेजा होता है। तो शाओ को तो ये सारी ड्रेस पहनने के लिए बहुत ही खुशी मिल रही होती है और वो कहती है कि ये तो बिल्कुल प्रिंसेस वाली ड्रेस है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। फिर मेड यहाँ पर सूजी को भी एक ड्रेस लाकर देती है और कहती है कि आज रात अगर वो ये पहनकर जियांग के पास जाएगी ना, तो आज का बैटल वो जीत जाएगी। सूजी को समझ नहीं आता है कि ये ड्रेस पहननी है। फिर रात में वो यही ड्रेस पहनकर शेन के पास आ जाती है। तो शेन तो शॉक रह जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या पहनी हो। सूजी उसे बताती है कि उसकी मेड ने उसे दी है और फिर वो वहीं उसके पास बैठ जाती है। तो जियांग पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। सूजी कहती है कि क्या करूँगी, मैं यहाँ तुम्हारे पैर ठीक करने आई हूँ और क्या। तो फिर वो पहले तो उसका कपड़ा ठीक करने लगता है और कहता है कि क्यों ना पहले तुम चेंज कर लो, पर सूजी नहीं मानती है और यहाँ पर फिर उसे टच करते हुए उसकी पावर अपने अंदर खींच रही होती है और साथ ही उसे ठीक भी कर रही होती है। फिर सूजी को इतना क्लोज से देखकर जियांग तो पूरा बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है और तभी सूजी ये चीज़ नोटिस करके उसे पूछने लगती है कि आखिर वो इतना रेड क्यों हो गया। तो फिर वो बहाने करने लग जाता है और तभी अचानक से दोनों साथ में गिर जाते हैं। तो सूजी फिर उसकी बॉडी टच करने लग जाती है और कहती है कि वैसे मुझे पसंद आई है। तभी जियांग जल्दी से उठ के बैठ जाता है। तो सूजी कहती है कि क्या तुम अभी मुझे किस करना चाह रहे थे। तो जियांग कहता है कि तुम एक लड़की होकर ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकती हो। तो कहती है कि क्यों नहीं बोल सकती, आखिर तुम मेरे मेल पार्टनर हो ना, मेरे पास पूरा राइट्स है। तो फिर जियांग कहने लगता है कि हमारी बस कन्वीनियंस की शादी है और कुछ नहीं। सूजी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, तो चलो अब सो जाते हैं और हाँ अब तुम थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि तुम अब रिकवर हो रहे हो। तो वो खुश हो जाता है कि अगर वो चल पाएगा तो उसे तो एक नई उम्मीद मिल गई है। फिर जियांग यहाँ खुश होकर सूजी को अपना कार्ड देने लगता है जिसे चाहे वो जो खरीदे। तो सूजी कहती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तो कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और ऊपर से तुम मुझे ठीक भी कर रही हो, इसलिए भी। तो सूजी फिर खुश हो जाती है कि चलो अब वो इन पैसे से कल बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने खाने जाएगी जो उसने मोबाइल में देखी थी। तो फिर नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी शाओ के साथ रेस्टोरेंट में फास्ट फूड खाने के लिए निकल जाती है। तो फिर शाओ से कह रही होती है कि मम्मी ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए ना, हम अनहेल्दी खाना क्यों खाने जा रहे हैं। तो सूजी कहती है कि ठीक है तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा लूँगी। तो फिर शाओ कहती है कि नहीं नहीं मम्मी मैं भी खाऊंगी। फिर सूजी को अचानक से फील होता है कि 2 गुंडे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर वो यहाँ शाओ को लेकर अचानक से उन लोगों के पीछे पहुंच जाती है। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि तुम अचानक से पीछे कैसे आई। तो सूजी कहने लगती है कि तुम लोग आखिर हो कौन। तो फिर वो लोग कहते हैं कि मास्टर हो तुम्हें देखना चाहता है और उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तो चुपचाप हमारे साथ चलो। तो सूजी मन में समझ जाती है कि ये सब उसकी अंकल आंटी और उसकी कजिन का किया हुआ है। तो वो मान जाती है कि ठीक है मैं तुम लोग के साथ चलती हूँ। तो फिर शौक कहने लगती है कि मम्मी आप वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर खतरा है। तो सूजी पहले तो उसे यहाँ पर हाई स्पीड में कंपनी के बाहर तक ले आती है और कहती है कि तुम अपने डैडी के पास जाओ और मेरी फिक्र मत करो। फिर शाओ भागकर कंपनी में चली जाती है और सूजी वापस से उन दोनों गुंडों के पास आ जाती है जो कि उसकी स्पीड की वजह से घूमते हुए रह गए थे और उन लोगों को पता भी नहीं लग पाता कि वो जाके भी आ गई। वो इन लोगों से कहती है कि चलो तुम लोगों के मास्टर हुओ के पास।
फिर जैसे ही मास्टर वो यहाँ सूजी को देखता है तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो फोटो से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चलो हम लोग अब अपनी वेडिंग नाइट मनाते हैं। तो सूजी यहाँ पर सीधा उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे वो उससे ऐसे बात करने की। तो फिर ये मास्टर वो गुस्सा होता है और यहाँ पर अपने चेलों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से पकड़ो इसे। तो फिर वो सारे यहाँ सूजी के ऊपर अटैक करने जाते हैं और सूजी यहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक ही बारी में सभी को गिरा देती है। वो मास्टर वो शॉक रह जाता है और सूजी से डर के कहने लगता है कि तुम तो मॉन्स्टर हो। और फिर सूजी यहाँ पर इन सारे बंदों को अपने पंजे से इतना मारती है कि सारे के मुंह पे स्क्रैच बन जाते हैं और वो लोग अब उससे डर के उसकी अच्छे से केयर करने में लग जाते हैं और उसे यहाँ पर सिगरेट भी पिला रहे होते हैं। और फिर ये गुंडों का बॉस मिस्टर वो सोच रहा होता है कि ये लड़की तो पक्का इंसान नहीं हो सकती, ये पक्का कोई बिल्ली है, वो भी बहुत ही डरावनी सी। फिर यहाँ पर सूजी उन लोगों से कह देती है कि मैंने तुम लोगों को हरा चुकी हूँ, तो अब तुम लोग सब जन मेरे लिए काम करोगे। तो वो लोग डर के मारे मान जाते हैं। फिर यहाँ पर सूजी उन लोगों के ऊपर अपने मैजिक से कुछ मार्क लगा देती है और कहती है कि अब तुम लोग मुझे धोखा देने की सोचना मत, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा करे तो फिर मैं तुम लोग को मार दूंगी। और वो उन लोग को अपना मैजिक दिखा देती है। तो वो लोग डर के मारे मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिक्र मत करो, हम लोग आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तब यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जियांग अपने सारे गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और वो सूजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि ये लोग मेरा क्या ही कर सकते थे। तो जियांग सोचता है कि सच में लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि इतना फेमस गुंडा भी इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाया। सच में आखिर ये कौन है। सूजी कहती है कि चलो अब। तो सारी गुंडे उसे लेडी बॉस कहकर गुड बाय कर रहे होते हैं। सूजी फिर जियांग के साथ कार से जाते हुए उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर थी। तो फिर वो बताता है कि मुझे इस बारे में शाह ने बताई थी कि तुम्हें उस मिस्टर हु ने लेकर गया है। मुझे डर था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया था। सूजी ये सुनकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए थे, इसका मतलब है कि तुम मेरी कितनी केयर करते हो। चलो तुम मेरे मेल पार्टनर हो तो ये अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी केयर करना आता है। जियांग कहने लगता है कि तुम क्या मेल और फीमेल करती रहती हो, ये सब अब सबके सामने मत बोला करना, नहीं तो वो लोग तुम्हें पागल बोलेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। तो वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस एक बार तुम्हारे पैर ठीक हो जाए और मुझे मेरी पावर्स मिल जाए, फिर मैं खुद ही चली जाऊँगी। लेकिन हाँ, जब तक मैं चली नहीं जाती उससे पहले तो तुम मेरे मेल पार्टनर हो ही, तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा और तुम किसी भी लड़की के क्लोज नहीं जा सकते हो। तभी असिस्टेंट ये सब सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि सच में मैडम कितनी आउटस्टैंडिंग है कि बॉस भी उनसे डर के रहते हैं। फिर जब सूजी और जियांग घर पे आ जाते हैं तो शाओ जल्दी से सूजी की फिक्र करते हुए उसके पास आती है और कहने लगती है कि मम्मी क्या आप ठीक हो, मुझे आपकी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो सूजी कहती है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही थी। तो शाओ कहती है कि हाँ मम्मी, मुझे आपके लिए बहुत डर लग रहा था। तो सूजी कहती है कि अब से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर हम देखते हैं कि शन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर उस मिस्टर हुओ को पकड़ लो। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई सूजी को पकड़ के परेशान करने की, मैं इतनी इजीली उसे माफ़ नहीं करूँगा। फिर जियांग के गार्ड्स उस मिस्टर हुओ को पकड़ के उसके पास ले आते हैं। तो फिर ये बंदा पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। तो फिर ये बताने लगता है कि मैं सूजी का हस्बैंड हूँ और तुमने उसे कैद किए, तो अब मेरी बारी है तुमसे बदला लेने की। तो यहाँ पर फिर इस मिस्टर हुओ को याद आता है कि किस तरीके से सूजी ने उन सभी को अपना असली रूप दिखाई थी और उन लोगों को स्क्रैच मारी थी। तो वो तो डर जाता है और कहता है कि अगर आप मिस सूजी के हस्बैंड हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं और अब तो हम लोग मिस सूजी के पर्सन हैं। यहाँ पर फिर जियांग इन लोग से सब पूरा पूछता है कि उस दिन आखिर उसने अकेले ही उन सभी लोगों को कैसे मारी थी। तो वो पूरी स्टोरी बता देता है। तो फिर जियांग को बिलीव हो जाता है कि सूजी के ये लोग सच में अब वफादार बन चुके, तो वो इसे जाने दे देता है। फिर असिस्टेंट जियांग से इस बारे में पूछ रहा होता है कि जब उसके और सूजी के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है तो वो उसके लिए अब इतना कुछ क्यों कर रहा है। तो जियांग कहता है कि आखिर वो मेरी वाइफ है अभी, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसे प्रोटेक्ट करना, जब तक वो मेरे साथ है मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। फिर जियांग को यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे याद दिलाने लगती है कि 2 दिन बाद उसके ग्रैंडपा का बर्थडे, तो उसे फिर अपनी वाइफ को लेकर ओल्ड हाउस पहुँचना है। तो जियांग कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं याद रखूँगा। फिर पार्टी वाले दिन जब ये लोग तैयार हो रहे होते हैं तो यहाँ पर शाओ जियांग से पूछने लगती है कि डैडी अगर मैं ग्रेट ग्रैंडमा को पसंद नहीं आई तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम इतनी प्यारी सी हो, उन्हें ज़रूर पसंद आओगी। फिर सूजी भी तैयार होकर आ जाती है और ये लोग उसे देखते रह जाते हैं। सूजी आगे बढ़ जाती है और शाओ यहाँ पर जियांग से कहती है कि मम्मी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी ना। तो जियांग भी उसकी तारीफ़ करता है कि हाँ तुम सही कह रही हो।
फिर लोग ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लिन जानबूझ के खुद गिरने का नाटक करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सूजी ने उसे धक्का देकर गिराई हो। और फिर वो यहाँ जियांग के ग्रैंडपा को आकर उनका बर्थडे गिफ्ट देने लगती है और पूछती है कि मिस सूजी ने कुछ नहीं लेकर आया आपके लिए। सच में ये तो एक गरीब लड़की है ना, ये क्या ही ला पाएगी। वो उसकी बहुत सारी बेइज्जती कर देती है। तो यहाँ पर फिर शैन को गुस्सा आता है और वो उसे रिपीट में जवाब देते हुए ये भी कह देता है कि वो उसकी वाइफ है और उसने ऑलरेडी उसके लिए भी गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है। वो यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट भी मंगवाता है। तभी यहाँ पे लिन की बातों की वजह से ग्रैंडपा तो सूजी के खिलाफ हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि सूजी जियांग के लायक नहीं है, क्योंकि ऊपर से एक तो उसका पहले से बच्चा भी है। सूजी तो यहाँ पे ग्रैंडपा को चिल्ला देती है और कहती है कि सच में ऐसा मुझसे पहली बार किसी ने बोला है कि कोई मेरे लायक नहीं है। नहीं तो लोग उल्टा ये बोलते हैं कि सामने वाला बंदा मुझे डिजर्व नहीं करता। वो डायरेक्टली उनसे पूछ लेती है कि ओल्ड मैन क्या आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। तो फिर ग्रैंडपा तो इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और सूजी के ना डरने की वजह से वो तो उल्टा उससे डरने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। लिन सूजी को चिल्लाने लगती है कि तुम ग्रैंडपा से किस तरीके से बात कर रही हो। सच में तुम जैसे लो लेवल वाले लोग इतने ही मैनरलेस होते हैं, तभी तो इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। सूजी कहती है कि मैं किसी के रूल्स फॉलो नहीं करती हूँ, बल्कि मैं अपने रूल्स फॉलो करती हूँ। फिर ग्रैंडपा जियांग को चिल्लाने लगते हैं कि देख लो तुमने अपने लिए कैसी वाइफ चुने हो। तो वो कह देता है कि सूजी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैंने एक अच्छी वाइफ चुना हूँ। तो उसके ग्रैंडपा फिर इस बात पे पॉइंट करने लगते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि उसका पहले से एक नाजायज़ बच्चा है। ऐसी लड़की आखिर हमारी फैमिली में कैसे इंटर कर सकती है। तो सारे फैमिली मेम्बर्स भी फिर इस बारे में गॉसिपिंग करने लगते हैं। तो जियांग ग्रैंडपा को बता देता है कि ये असल में उसकी ही बेटी है और सूजी के साथ उसने 5 साल पहले नाइट स्पेंड किया था, जब उसे किसी ने ड्रग दे दिया था तभी। तो यहाँ पर फिर सूजी भी शॉक हो जाती है कि उसकी मेमोरी में भी जो बंदा था जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड करी थी, क्या वो यही था, ऐसा वो भी सोचने लगती है। फिर यहाँ ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यानी ये तुम्हारी ही बच्ची है। फिर वो उसे फ़ोटो भी दिखाने लगती है कि वो तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमा की तरह दिखती है। तभी लिन यहाँ ग्रैंडमा को कहने लग जाती है कि आपको ज़रूर गलत फहमी हुई है, ये लड़की लायक नहीं है कि ये जियांग की वाइफ बन सके। और वैसे भी जियांग तो 5 साल पहले से डिसेबल था ना, तो आखिर ये बच्ची सूजी की और जियांग की कैसे हो सकती है। ये लड़की कुछ भी झूठ बोल रही है। सूजी कहती है कि तुमने अब मुझे बार बार प्रोवोक करी हो और मुझे ये करने पर मजबूर करी हो। वो उसका यहाँ सभी के सामने गला दबाने लग जाती है। तो सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं। तभी जियांग अपनी व्हीलचेयर से उठकर सूजी को रोकने जाता है और उसे कहता है कि इसे छोड़ दो, नहीं तो ये मर जाएगी। तो फिर सूजी कहती है कि तुमने फिर मुझे रोका है। वो यहाँ पर फिर लिन को नीचे फेंक देती है और फिर डॉक्टर लिन को लेके जाने लगते हैं। तो वो चिल्लाते हुए जा रही होती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर जैसे यहाँ पर जियांग के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ये नोटिस करते हैं कि जियांग के पैर ठीक हो गए, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उसे पूछने लगते हैं कि क्या कोई एक्सपर्ट डॉक्टर उसे मिल गया है जिसने उसके पैर ठीक कराए और आखिर वो कौन है। तो फिर जियांग बता देता है कि वो कोई और नहीं सूजी है। ये सुनकर ग्रैंडपा यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम अपनी वाइफ को हमसे एक्सेप्ट करवाना चाहते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। आखिर ये तुम्हें क्या ही ठीक कर पाएगी। तो यहाँ पर बाकी फैमिली मेम्बर्स भी मिलकर कहने लग जाते हैं कि हाँ, हमें भी नहीं लगता। तभी यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस बिल्कुल सही बता रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, मिस सूजी ने उन्हें ठीक करे। तो फिर इन लोगों को फिर मानना पड़ जाता है और फिर ग्रैंडमा तो सूजी से खुश होकर उसे अपनी फैमिली का यहाँ जेड ब्रेसलेट देने लग जाती है। और फिर ग्रैंडपा भी मान लेते कि ठीक है, अब से तुम हमारी फैमिली मेम्बर ही हो। और फिर सारे बंदे यहाँ पर उसे ग्रीट भी कर रहे होते हैं। फिर रात में सभी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करने बैठते हैं और सूजी यहाँ पर पूरा चिकन उठाकर खाने लगती है। तो ये देखकर पूरे लोग शॉक हो जाते हैं कि वो कैसे खा रही है। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया ना, तुम आराम से खाना खा सकती हो। सूजी कहती है कि क्या आप लोग को भी ये चाहिए था, लेकिन अब तो मैंने मुंह में डाल ली हूँ। फिर यहाँ पर सूजी देखती है कि शाओ से देखी जा रही है, तो उसे लगता है कि उसे चाहिए, तो वो थोड़ा सा पीस उसे देने लग जाती है। तो शाओ बताती है कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। तो सूजी कहती है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर सूजी यहाँ पर शाओ के ऊपर एक मैजिक कर देती है ताकि वो प्रोटेक्शन में रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ को अकेला देखकर लिन उसे मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है और फिर उसे बेहोश करने के बाद वो छुरी से उसके हाथ पर चोट पहुंचाने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर उस मैजिक पावर की वजह से शाओ प्रोटेक्शन में होती है और लिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। और इस बारे में यहाँ पर सूजी को भी पता लग जाता है कि शाओ खतरे में, तो वो इन सारे लोगों को बता देती है और वो सब यहाँ पर फिर
लिन के पास पहुंच जाते हैं और सूजी देख लेती है कि वो शाओ के साथ क्या करने वाली थी। और फिर सूजी तो यहाँ पर लिन का गला दबाने लग जाती है। तभी जल्दी से भागते हुए जियांग पहुंच जाता है। लिन उसे कहने लगती है कि बचाओ मुझे इस मॉन्स्टर से। तो सूजी लिन को छोड़ देती है और जियांग से कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे तुम इंसानों के सारे रूल्स पता है, तो मैं इसे कोई चोट नहीं पहुंचाने वाली थी, मैं तो बस इसे डरा रही थी। फिर ग्रैंडपा यहाँ लिन के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कह देते हैं कि अब जियांग की ऑलरेडी शादी हो गई है, तो अब वो उसके साथ शादी करने के सपने छोड़ दे और चुपचाप से यहाँ से चली जाए और दोबारा उसे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लिन को गुस्सा आ जाती है कि सूजी की वजह से उसका सब खराब हो गया। वो यहाँ चाकू लेकर सूजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर इसी वक्त ही सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने जियांग आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। सूजी गुस्से में फिर लिन के ऊपर अपने मैजिक पावर का यूज़ करती है और लिन को फिर यहाँ चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। सूजी जियांग से कहती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, तो फिर वो कह रहा होता है कि वो उसकी वाइफ है। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा तो उसके लिए रोने लग जाती है कि उसे फिर भी खुद को ऐसे शील्ड की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए था। सूजी डिसाइड कर लेती है कि वो किसी को भी अपने लिए ऐसे मरने नहीं देगी, तो वो पिछली लाइफ की तरह इस बार भी अपनी सारी पावर्स का यूज़ करने लगती है ताकि जियांग तो कम से कम ठीक हो जाए। वो अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करने के लिए सोचती है कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन है। वो जियांग को किस करने लगती है, जिसके बाद फिर उसकी सारी पावर जियांग की बॉडी में जाती है और वो ठीक हो जाता है और सूजी के बाल तो पूरे वाइट हो जाते हैं। और फिर असिस्टेंट यहाँ पर जियांग को चेक करके बताता है कि बॉस पूरे ठीक हो गए। तो जियांग के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ सूजी तो बेहोश हो जाती है और फिर अचानक से उसकी सोल पूरी गायब होकर ऊपर इन लोगों को दिखाई देने लगती है। तो ये सभी शौक होकर उसे देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सूजी को भी असल में शौक लग रहा होता है कि उसकी सोल वापस से रिटर्न हो गई है। यहाँ पर सूजी के हाथ एक स्टिक लग गई होती है जो कि कोई और नहीं ग्रैंडपा के पूर्वज की है और वो कह रहे होते हैं कि ये तो असल में वुल्फ गॉड की है जिनकी वो लोग पूजा करते हैं और उसकी पावर की मदद से ही सूजी ने यहाँ पर इसे बचाई है। ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं कि 1000 ईयर पहले वो गायब हो गए थे और अब वापस आ गए। सूजी अपनी स्टिक को देखकर खुश हो रही होती है कि ये आखिर उसकी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा गायब है जिसकी वजह से उसे अभी भी अपनी पूरी पावर नहीं मिली है। फिर यहाँ पर जियांग उससे पूछता है कि उसके बाल, तो सूजी फिर अपने बाल को ठीक कर लेती है और वो वापस से ब्लैक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा उससे कहने लगते हैं कि सच में वो उनकी फैमिली मेम्बर बनने लायक है क्योंकि उसे उनके पुराने गॉड की स्टिक यूज़ करना आया। तो सूजी कहती है कि ये असल में उसकी खुद की है इसलिए उसने यूज़ कर पाई है। तो ग्रैंडपा यकीन नहीं करते और कहने लगते हैं कि माना कि वुल्फ गॉड के फेवरेटिज्म की वजह से तुम्हें ये पावर यूज़ करने को मिल गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वुल्फ गॉड तुम खुद बन जाओगी। तभी ग्रैंडमा भी ये सारी मैजिक देखने के बाद यकीन कर लेती है कि वुल्फ गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं। मुझे तो लगा था कि ये सब बस बिलीफ है। फिर वो तो उसे अपनी फैमिली का एक निशानी दे रही होती है जो कि सूजी नहीं लेती और कहती है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जियांग सोचता है कि इसका क्या मतलब है, अब मेरे पैर भी ठीक हो गए तो वो क्या यहाँ से जाना चाहती है। तभी ग्रैंडपा जल्दी से सूजी को ये पकड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे लेना पड़ेगा। वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि जियांग ने क्या तुम्हें अपसेट किया है, तुम हमें बताओ, हम इसे तुम्हारे लिए सबक सिखाएंगे। और वो लोग यहाँ पर जियांग को फोर्स करके उसे सूजी के सामने नील डाउन करवा देते हैं। असिस्टेंट भी सोच लेता है कि बॉस की तो अब कोई वैल्यू नहीं बची है, सारी पावर तो यहाँ पर मैडम की चलने वाली है, मुझे भी उनके साथ अच्छे रिलेशन बना लेने चाहिए। फिर घर आने के बाद जियांग तो डॉक्टर को बुलाकर सूजी का चेकअप करवाता है और डॉक्टर उससे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर सूजी जियांग से इस बारे में डिस्कस करने लगती है कि उसे अभी अपनी पूरी पावर चाहिए। तो वो उसे पावर के रिलेटेड पूछने लगता है कि उसे आखिर कुछ भी इस बारे में क्यों नहीं पता। सूजी उसे टच करके उसे पावर फील करवाती है और बताती है कि असल में वो भी वुल्फ क्लैन का है, इसलिए वुल्फ की पावर उसके पास भी है, लेकिन उसे फिर भी पावर को यूटिलाइज करना नहीं आता और इस वजह से उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट हुआ और वो डिसेबल हो गया था। तो जियांग कहता है कि अब जाकर मुझे समझ आया। तो जियांग कहता है कि लेकिन आखिर तुम तो वुल्फ क्लैन से नहीं हो, तो तुम्हारे पास ये पावर कैसे। तो सूजी बता देती है कि असल में मैं ही वो वुल्फ गॉड हूँ जिसको तुम सारे लोग मानते हो, तो यानी तुम्हारी जो पावर है वो असल में मेरी ही पावर है। जियांग कहता है कि वैसे तो ये 1000 साल पुराने लोगों की बात है, तो तुम दूसरों को बोलोगी तो वो तो इतनी इजीली नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव है। सूजी उसे चीज़ क्लियर करती है कि तुम बिलीव करो या ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वुल्फ कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरी ओर लिन को इतनी चोट लगी होती है और वो हॉस्पिटल में होती है। तब यहाँ पर वो अभी भी हार नहीं मानती और अपनी मॉम से कहने लगती है कि अब आपको ही मेरी हेल्प करना होगा, मैं उस सूजी को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग काफ़ी अपसेट होता है और वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस करने लगता है कि अब उसके पैर भी ठीक हो गए और सूजी की पावर भी उसे मिल चुकी है, तो शायद अब टाइम आ गया है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो इतना अपसेट क्यों फील कर रहा है।
जियांग डर रहा होता है कि सूजी उससे कहीं कॉन्ट्रैक्ट की बात ना कर ले, इसलिए वो उसे अवॉइड कर रहा होता है और कंपनी जाने के लिए निकलता है। दूसरी ओर लिन की मॉम सूजी की आंटी की फैमिली के पास जाती है और वो यहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे पैसे देकर उन्हें खरीद लेती है ताकि वो लोग सूजी से बदला लेने में उसकी हेल्प करे। तो पैसा देखकर ये अंकल आंटी और ये कजिन तीनों ही बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग उसका काम जरूर करेंगे। फिर घर में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ बीच रास्ते में बैठकर मेडिटेशन करने में लगी होती है। तो मेड ये देखकर शॉक होती है कि आखिर मैडम कर क्या रही है। वो सोचती है कि शायद यही सब करके ही वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और फैमिली की हेड बन गई है, तो मुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए। वो अपनी चीज़ें नोट डाउन कर रही होती है, उससे जो भी वो सीख रही है। तभी सूजी यहाँ पर कोई चीज़ के बारे में सोच रही होती है और फिर उसे किसी का कॉल आता है, तो वो तुरंत ही यहाँ से बाहर चली जाती है। मेड ये चीज़ नोटिस करती है कि मैडम अचानक से क्यों चली गई, कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गई है। वो तुरंत ही इस बारे में जियांग को बताने के लिए उसे कॉल लगाने लगती है। फिर यहाँ पर सूजी एक लड़के से मिलने पहुंचती है और कहती है कि तुमने मुझे कॉल किया था। तो फिर ये लड़का जिसका नाम हान है वो उसे बताने लगता है कि असल में मैं ही वो लड़का हूँ जिसके साथ 5 साल पहले तुमने होटल में नाइट स्पेंड करी थी। सूजी कहती है कि क्या तुम जो बोल रहे हो वो सब सच भी है, अगर झूठ बोल रहे होंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही खराब होगा। तो फिर हान कह रहा होता है कि देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो उसे डीएनए टेस्ट की झूठी रिपोर्ट भी दिखाने लगता है कि उसकी जो बेटी है वो उसकी है। सूजी ये देखती है कि ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वही होती है जैसे ह्यूमंस अपनी ब्लड लाइंस का टेस्ट करने के लिए करते रहते हैं। वो जाने की कोशिश करती है तो जल्दी से हान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब सब कुछ जानने के बाद तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो ना, इसलिए तुम जा रही हो। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। देखो हम वुल्फ्स बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और हम बार बार पार्टनर नहीं बदलते। सूजी हान की बातें सुनकर शॉक होती है और फिर तुरंत ही अपने पावर की मदद से ये पता कर लेती है कि वो सच में वुल्फ है, क्योंकि उसके कान भी बाहर निकल आते हैं। हान शॉक हो जाता है कि मेरे कान कैसे बाहर आए, आखिर तुम कौन हो? तो फिर सूजी बताती है कि मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ। ये सुनकर हान हंसने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कंपनी में जियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और सारे एम्प्लॉयज़ को डांट रहा होता है। तो फिर एम्प्लॉयज़ आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर बॉस को आज क्या हुआ है, लगता है उनकी वाइफ के साथ उनका झगड़ा हो चुका है, तभी वो अपना सारा गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ हान को अपने घर लेकर पहुँच जाती है और ये सभी लोग जब खाने पर बैठते हैं तो शॉ कहने लगती है कि मम्मी आखिर ये कौन है। तो हान फिर उससे हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा न्यू डैडी हूँ। तो शाओ तो बहुत ही खुश होती है, उससे हैंडशेक करने लगती है। इतने में जियांग घर पे आ जाता है और वो गुस्सा होता है और सूजी से कहने लगता है कि तुमने घर में एक वाइल्ड मैन को लेकर आई हो। तो हान कहता है कि तुम किसे वाइल्ड मैन कह रहे हो? सूजी और मेरे बीच का रिलेशन इतना स्ट्रांग है कि हम दोनों की ये बेटी भी है, देख लो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। तो जियांग सूजी से कहता है कि तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये नहीं। तो फिर हान कहने लगता है कि सूजी तुम्हारा हस्बैंड कितना डरावना है, मुझे तो इससे बहुत डर लग रही है, इससे डिवोर्स दे दो। जियांग सूजी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, जो तुम्हें दिख रहा है वही है। तो फिर वो गुस्सा होता है और कहता है कि माना हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है कि तुम किसी भी मैन को घर लेकर आ जाओगी। तो असिस्टेंट ये सुनकर सोच रहा होता है कि बॉस कैसे झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो तो मिस सूजी को पसंद करते हैं। सूजी पूछती है कि आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो कहता है कि मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, और असिस्टेंट के साथ चला जाता है। फिर सूजी यहाँ पर मेड को हान के लिए भी एक रूम प्रिपेयर करने के लिए बोल देती है। दूसरी ओर यहाँ पर जियांग सूजी का रूम में इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसी हैंडसम लड़के के पास चली गई हो। फिर वो देखने के लिए जाता है और रूम के बाहर ही खड़े होकर उन लोग की बात सुनने की कोशिश कर रहा होता है। सूजी यहाँ पर हान से इस बारे में पूछ रही होती है कि वो उसे वुल्फ क्लैन कब लेकर चलेगा। तो हान कहने लगता है कि आखिर तुम सच में चलना चाहती हो, देखो अच्छा रहेगा कि तुम वहाँ नहीं चलो, क्योंकि वुल्फ को बिल्कुल भी इंसान नहीं पसंद है। सूजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं लेके चलने वाले हो। तो हान कहता है कि नहीं लेके चलूंगा, और मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने आया था और ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये लड़की कितनी डरावनी है। तभी हम देखते हैं कि बाहर से जियांग को कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है। तो वो सोचता है कि क्या चल रहा है। जियांग इमेजिनेशन करने लग जाता है कि सूजी और उसके बीच में कुछ चल रहा होगा। तो वो जल्दी से दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आ जाता है। तो सूजी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाने आया हूँ, तुम क्या इस मिस्ट्रेस के साथ ही यहाँ पे रहोगी। तो फिर हान कहता है कि मिस्ट्रेस मैं नहीं बल्कि तुम हो, और वो सूजी से कहता है कि देखो ना ये मुझे कैसे गुस्सा कर रहा है। तो सूजी जियांग से कह देती है कि तुम अपना रूम में सोने जाओ। तो जियांग गुस्सा होकर चले जाता है। शॉक कहती है कि मम्मी लगता है डैडी गुस्सा हो गए। तो सूजी कहती है कि उसे इग्नोर करो, वैसे भी हम लोग कल यहाँ से जाने वाले। जियांग तो अपने रूम में आने के बाद बहुत देर तक परेशान हुए जा रहा होता है कि सूजी आ भी नहीं रही है, क्या वो सच में उस लड़की को पसंद करने लगी है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब बाहर आता है तो वो मेड से पूछता है कि सूजी कहाँ पर है। तो फिर मेड उसे बताती है कि सूजी, हान और शॉ तीनों ही यहाँ से साथ में कहीं जा चुके हैं।
तो ये सुनने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। तब यहाँ पर असिस्टेंट आकर पूछता है कि बॉस चलो कंपनी चलने का टाइम हो गया है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें लगता है मैं ऐसे में कंपनी जाऊँगा, तुम जाकर पता करो कि सूजी आखिर हान और शौक के साथ कहाँ गई हुई है। तो असिस्टेंट भी शौक हो जाता है कि मैडम भाग गई है। फिर वो पता लगाने के लिए निकलता है और जियांग सोचने लगता है कि सूजी तुम अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आई थी और अब अपनी मर्जी से ऐसे जा नहीं सकती हो। फिर सूजी हान के साथ अपने वुल्फ क्लैन तक पहुंच गई होती है। यहाँ पर पहले वो उसे अंदर नहीं ले रहे होते हैं। जो यहाँ पर हान की ग्रैंडपा है वो असल में यहाँ के लीडर है और वो सूजी को इंसान समझ के उससे गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो यहाँ नहीं आ सकती है। वो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो हान उन्हें रोकता है और कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है, तो ग्रैंडपा ऐसा मत करो। तो फिर ग्रैंडपा उसे इसलिए चिल्लाते हैं कि एक तो उसकी ही गलती है, उसने किसी इंसान लड़की को यहाँ पर क्यों लाया। तब यहाँ पर फिर ये लोग जैसे सूजी के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत। सूजी उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करो। तो वो कहता है कि मैं बस ऐसे ही आया था। तो शॉ कहती है कि मुझे पता है डैडी आपको मम्मी की फिक्र हो रही थी ना, इसलिए आप यहाँ पर आए, सच में आप बहुत अच्छे हैं। फिर हान की ग्रैंडपा जियांग को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि आखिर में उसकी फैमिली वुल्फ क्लैन को ही मानते हैं, तो इसलिए वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहे होते और कह देते हैं कि तुम अपने साथ इस लड़की को लेकर जा सकते हो, लेकिन हमारी ये स्टिक हमें वापस करनी पड़ेगी। तो फिर हान बताता है कि वो असल में उसकी फैमिली का वो नहीं देंगे। तो फिर यहाँ पर ये लोग गुस्सा होने लग जाते हैं। सूजी यहाँ पर जियांग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जियांग कह रहा होता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रहूँगा, आखिर तुम मेरी नेम वाली वाइफ जो। तो वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। यहाँ पर असिस्टेंट सोच रहा होता है कि बॉस अभी भी कितने ज़िद्दी है, आखिर अपनी वाइफ को ऐसे वो फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। तब यहाँ पर हान जियांग से कहता है कि सूजी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जियांग उसे चिल्लाता है कि तुम तो सूजी और अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना जानते ही नहीं हो, तो आखिर तुमने उसे यहाँ पर लेकर क्यों आए। ग्रैंडपा ये सुनकर शॉक होते हैं और हान से पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है, उसकी बेटी कहाँ से आ गई। तो फिर वो बताता है कि ग्रैंडपा जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में गया था तब ये सब हो गया। तो उसके ग्रैंडपा उसको मारने के लिए पीछे बढ़ जाते हैं कि मैंने तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ सीखने भेजा था और तुम ये सब करके आए हो। तो हान यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी शॉ कहने लगती है कि ग्रैंडपा क्या आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत अच्छी हो। वो यहाँ पर सूजी से कहते हैं कि आखिर अब तुम हान की वाइफ हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग अंदर आ सकते हो, हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। हान सूजी से कहने लगता है कि देखा मैंने बोला था ना मेरे ग्रैंडपा से डील करना बहुत मुश्किल है, अब देखो तुम खुद ही आई हो, रुको मैं चाहता हूँ अब तुम्हारे लिए रूम प्रिपेयर करता हूँ। फिर यहाँ पर जियांग कहने लगता है कि देखो तुमने कैसा लड़का ढूंढी हो। सूजी कहती है कि अच्छा तो है, कितना गुड लुकिंग है। तो जियांग इस बात पर गुस्सा होने लग जाता है। तो सूजी कहती है कि तुम गुस्सा हो रहे हो। तो फिर वो कहता है कि नहीं, लेकिन देखो ना वो तुम्हारे लायक नहीं है, आखिर उसमें मेरे से अच्छा क्या है, कम से कम मेरे से तो बेटर ढूंढती। तो सूजी कहती है कि वैसे तो वो तुमसे कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन वो वुल्फ है तो इस मामले में वो तुमसे बेटर है। जियांग सोच लेता है कि अगर वो यहाँ से जाएगा तो ये दोनों फिर एक हो जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं भी यहीं पर रहूँगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को यहाँ पर अच्छे से टेंट का इंतजाम करने के लिए बोल देता है ताकि वो यहाँ पे रुक सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर उस खास रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी पोर्ट्रेट तक रखी होती है, जहाँ पर ये सभी आके प्रेयर करते हैं। यहाँ पर तभी हान के ग्रैंडपा पहुँच कर उसे चिल्लाने लगते हैं कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर सूजी उन्हें अपना असली रूप दिखाने लगती है और कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। और फिर वो सारे वुल्फ क्लैन के साथ मिलकर यहाँ पर डांस परफॉर्म कर रही होती है, वही वाला डांस जो कि वो पहले भी किया करती थी, क्योंकि आखिर वही वो वुल्फ गॉड है जैसे ये लोग प्रे करते हैं। वो सारे लोग यहाँ पर अब जान जाते हैं और ग्रैंडपा सभी को फिर सूजी के आगे नील डाउन करके प्रे करने के लिए बोलते हैं। तो फिर हान भी सूजी की वजह से नील डाउन करने लगता है और यहाँ पर जियांग ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिर ग्रैंडपा हान से बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था मेरा ग्रैंडसन इतना केपेबल निकलेगा। वो तो यहाँ पर सूजी और हान की शादी करवाने की बात कर रहे होते हैं। तभी इतने में जियांग कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि सूजी ऑलरेडी मेरी वाइफ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों का बच्चा थोड़ी ना है, लेकिन मेरे ग्रैंडसन और उसका है, तो तुम बीच में मत आओ। सूजी यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करती है कि वो यहाँ पर आई है इसलिए क्योंकि पहला नंबर तो वो अपने पूरे वुल्फ क्लैन को संभालना चाहती है और दूसरा नंबर अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जियांग यहाँ पर बहुत जेलस हो जाता है कि सूजी उन लोग के साथ कितना घुल मिल गई है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो यहाँ से सिटी, मैं इन लोगों को और इतना लवी डबी होते हुए नहीं देख सकता हूँ, ऐसे भी हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है, वो मुझे पसंद ही नहीं करती है। तो यहाँ पर असिस्टेंट सोचता है कि अब बॉस की हेल्प मुझे ही करनी पड़ेगी क्योंकि इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। फिर असिस्टेंट जियांग को कोई चीज़ में ड्रग मिला कर दे देता है, जिसके बाद फिर जियांग के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस यहाँ पर तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, मैं जाकर मैडम को बुला कर लेकर आता हूँ। और फिर वो जाकर इस बारे में सूजी को बता देता है। तो सूजी तुरंत यहाँ पर जियांग के पास पहुँचती है। असिस्टेंट खुश होता है कि बॉस मैंने आपके लिए देखो रास्ते बना दिया।
जियांग यहाँ सूजी को देखकर उसे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। पर सूजी यहाँ से जाने के लिए नहीं मानती है और वो जियांग की हेल्प करने के लिए उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जियांग इस बारे में सूजी से डिस्कस करता है कि अब तो उसे एक फॉर्मल टाइटल मिलना चाहिए। तो सूजी उसे कहती है कि मुझे पहले से पता है कि तुम एक लड़की को ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हें समझा दूँ कि हम वुल्फ लोग कभी भी चीटिंग बर्दाश्त नहीं करते, तो तुम्हें मेरे साथ लॉयल होना होगा, तो पहले तुम इस चीज़ से डील कर लो। जियांग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस बारे में सब कुछ हैंडल करूँगा और तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो अपने कंपनी जाता है और अपने असिस्टेंट को इस बारे में अच्छे से पता लगाने के लिए बोलता है कि वो लड़की आखिर कौन है। फिर इससे ये चीज़ पता लग जाती है कि हान ने जो झूठी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाला है वो सही नहीं है और वो सूजी के सामने ये प्रूव कर देता है। तो हान फिर सब मान लेता है कि हाँ वो झूठा नाटक कर रहा था, लेकिन वो सूजी के सामने नील डाउन करते हुए कह देता है कि प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा को मत बताना, मैं बस ये सब पैसों के लिए कर रहा था, और अगर उन्हें पता लग गया ना कि ये सब झूठा तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। फिर जियांग तो यहाँ से हान को जाने के लिए बोल रहा होता है कि अब तुम शॉ के डैडी नहीं हो तो तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो सूजी कहती है कि रुको, तुम नहीं जा सकते। जियांग कहता है कि आखिर क्यों, क्या तुम इसे सच में पसंद करती हो? तो सूजी उसे समझाती है कि आखिर वो मेरे क्लैन का फ्यूचर लीडर है, तो मुझे अभी उसे काफ़ी काम की चीज़ें डिस्कस करनी है, और अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते हो तो फिर हमारे बीच में कोई फ्यूचर नहीं है। तो जियांग फिर समझ जाता है और कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि जियांग तो सूजी को परस्यू करने में लग जाता है और हान इन लोग का रिलेशन ख़राब करने में लगा होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सूजी की कजिन ने इसे पैसे जो दिए ये सब करने के लिए, और सूजी ये सब जान जाती है तो वो हान से सब बताने को बोलती है। तो फिर हान को उसे सब बताना ही पड़ता है। सूजी फिर अपनी इस आंटी की फैमिली को सबक सिखाने के लिए पहुंचती है और वो इन लोगों से अपना बदला ले लेती है। सूजी को तभी यहाँ पर एक नेकलेस मिलता है जो कि सूजी को याद आता है कि ये उसी 5 साल पहले वाले बंदे का है। सूजी इस नेकलेस को लेकर यहाँ जियांग के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या ये उसका है। तो फिर वो देखती ही पहचानता है और कहता है कि तुम्हारे पास कैसे है। तो फिर वो उसे बता देती है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है ना वो कोई और नहीं, वो खुद ही है। तो जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यानी शाओ उन दोनों की बेटी है। फिर वो सूजी से परमिशन मांगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी शाओ को बता देती है कि जियांग असल में सच में उसका डैडी है। तो शाओ तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि याओ और उसके मॉम डैड यहाँ लिन और उसकी मॉम से और पैसे मांगने के लिए जाते हैं और धमकी देने लगते हैं कि अगर वो उन्हें 1 मिलियन नहीं देगी तो वो लोग उसकी असलियत पुलिस को भी बता देंगे। तो लिन इन लोग को पैसे तो दे देती है पर बाद में उनका एक्सीडेंट करवा के उन्हें मरवा देती है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर जियांग और अपने सारे वुल्फ क्लैन के लोगों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।